हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हमारी एमएड एंट्रेंस की क्लास नंबर 6 स्टार्ट होने जा रही है। ये क्लास थोड़ी सी डिले हुई है बिकॉज ऑफ माय हेल्थ इशू, लेकिन आगे से मेरी कोशिश रहेगी कि क्लास जो है वो जल्दी से जल्दी अपलोड हो। ठीक है, फिर भी आप थोड़ा सा एडजस्ट, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको करा दिया था ब्रिटिश काल में शिक्षा। उससे पहले भी मैंने कई क्लास अपलोड की हुई हैं। अगर आपने उनको अभी तक नहीं वॉच किया है तो जाकर उन्हें ज़रूर अच्छे से देख लीजिए, तभी आप इस क्लास को अटेंड करिएगा। तभी आपको समझ में आएगी कि क्या सीक्वेंस चल रहा है हमारा, ठीक है, और कौन सा टॉपिक चल रहा है। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्वतंत्र भारत में शिक्षा। ठीक है, एजुकेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्वतंत्र भारत में शिक्षा कैसी थी। स्वतंत्रता प्राप्त करने 15 अगस्त 1947 के तत्काल बाद भारत के सामने अनेक समस्याएं विद्यमान थीं। उनमें से एक सबसे कठिन समस्या थी जो कि शिक्षा को लेकर थी। तो उस दौरान एक ऐसी व्यवस्था की जाने की आवश्यकता थी जिससे पाठशाला जाने वाले जो योग्य बच्चे हैं, जो जाना चाहते हैं, उस लायक भी हैं, तो उन सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो सके और इस बात का विश्वास रहे कि उन्हें शिक्षा संबंधी वे सुविधाएं अवश्य प्राप्त हो जाएंगी जो उनके माता पिता को प्राप्त नहीं थी। चलिए नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। वेट अ सेकेंड। फिर है निरक्षर वयस्क लोगों की शिक्षा के लिए भी एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता थी। जो निरक्षर होते हैं, जो इलिटरेट होते हैं, बिना पढ़े लिखे लोग, ठीक है, और उनके लिए भी एक ऐसा कार्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता थी जिससे उनको एजुकेशन मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट है फिर माध्यमिक और उच्च शिक्षा का नए सिरे से पुनर्गठन करने की आवश्यकता थी। उद्योग और कृषि के विकास के लिए वैज्ञानिक और प्राविधिक शिक्षा का तेजी से विस्तार किया जाना भी ज़रूरी था। नेक्स्ट पॉइंट है फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने देश की शिक्षा को सुनियोजित और सुसंगठित करने का निश्चय किया। उन्होंने ये कार्य विश्वविद्यालय शिक्षा से आरंभ किया और इसका प्रमुख कारण यही था कि स्वाधीनता के युग में प्रवेश करने के समय से भारतीय विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही थी, क्योंकि सभी जो है वो एजुकेशन लेना चाहते थे। इसीलिए भारत सरकार को इसकी ज़रूरत महसूस हुई कि एक अच्छा और बेटर एजुकेशन सिस्टम हम लेकर के आएँ। ठीक है, वेट अ सेकेंड। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। इस परिस्थिति में समन्वय होता है कोऑर्डिनेशन या एडजस्ट करना। ठीक है, तो इन सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन की आवश्यकता अनुभव होने लगी। अंततः भारत सरकार द्वारा देश में शिक्षा व्यवस्था की समुचित व्यवस्था के लिए बहुत सारे आयोग आए, शिक्षा नीतियों को भी लागू किया गया। अब देखिए वो कौन कौन से आयोग थे जो स्वतंत्र भारत में आए थे। ठीक है, इनको आप याद रखेंगे, ये पूछ लिए जाते हैं अक्सर एग्ज़ाम में। सबसे पहला तो ये है भारत सरकार हेतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में शिक्षा सुधार के लिए विभिन्न प्रयास किए गए, जैसे कि सबसे पहले था आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49। ये 19 नहीं है, यहाँ पर 49 है, ठीक है, इसको करेक्ट करना। 1948-49। फिर आपका है माध्यमिक शिक्षा आयोग जो कि आया था 1952-53। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई फिर 1968 में। तो इन सभी का गठन किया गया था, ठीक है, स्वतंत्र भारत में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए। एक चीज़ और आप यहाँ पर आप याद रखेंगे जो कि बहुत ही ज़रूरी है। वेट अ सेकेंड। यहाँ पर जो मैंने बताया है ना, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49, इनके सेकंड नेम भी आप याद रखेंगे। ठीक है, ये राधा कृष्ण कमीशन भी बोला जाता था। और फिर है माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53, इसको मुदालियर आयोग भी कहा जाता था। और फिर है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66, ये है कोठारी कमीशन। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल टिप्स पर याद रखेंगे, इनके सेकंड नेम भी। ठीक है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का सेकंड नेम है राधा कृष्ण कमीशन
सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है वो मुदालियर कमीशन भी कहा जाता है। और जो आपका है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66, इसका सेकंड नेम हो जाता है कोठारी कमीशन। ठीक है, तो ये आप ज़रूर याद रखना। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 के बारे में। सबसे पहले तो आप इसका ईयर याद रखेंगे। ठीक है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49। दूसरी चीज़ आप इसका सेकंड नेम याद रखेंगे, राधाकृष्ण कमीशन। ठीक है, तो देखिए पढ़ते हैं इसमें। भारत के स्वतंत्र होने के लगभग 1 साल बाद 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग राधाकृष्ण कमीशन 1948-49 को गठित किया गया था। ठीक है, ये स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था। ये भी आप याद रखेंगे कि स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग। इस आयोग ने तत्कालीन भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति, तत्कालीन होती है मतलब जो उस टाइम पर चल रही थी, कि उस टाइम क्या स्थिति थी भारतीय विश्वविद्यालयों की, उनकी समस्याओं को इन्होंने देखा, उनको दूर करने के संबंध में इन्होंने अपने सुझाव दिए 1949 में। इस आयोग का जो मुख्य उद्देश्य था वो था उच्च शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं और क्या सुझाव थे इनके। और था उच्च शिक्षा के सुधार के लिए इन्होंने क्या कहा, उद्देश्य, पाठ्यक्रमों और उच्च शिक्षा में भाषा और अनुशासन, और किस प्रकार शिक्षकों की नियुक्ति हो, है ना, टीचर किस रूल पर अपॉइंट किए जाएं, वेतनमान क्या हो, उनकी सैलरी वगैरह क्या हो, तकनीकी शिक्षा, ग्रामीण शिक्षा और विश्वविद्यालय के प्रति सकारात्मक, ये रखिए नहीं है, रवैये है। ठीक है, सकारात्मक रवैये को दर्शाया, मतलब उन्होंने अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव ये कह दो पॉजिटिव थिंकिंग दिखा के उन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में अपने अपने सुझाव दिए कि टीचर की सैलरी कैसी हो, तकनीकी शिक्षा कैसी हो, या फिर शिक्षकों की जो नियुक्ति हो तो वो किस बेस पर हो। नेक्स्ट है फिर, तथा उस पर सुधार के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छी रिपोर्ट दी, किंतु इनके सुझाव जो थे वो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के लिए नहीं थे। ये आप याद रखेंगे कि जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन था, राधाकृष्ण कमीशन, उसने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के स्तर के लिए कोई सुझाव नहीं दिए, सिर्फ उच्च स्तर की शिक्षा के लिए इन्होंने अपने सुझाव दिए। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इन्होंने प्राथमिक शिक्षा की विशेषताओं को नेग्लेक्ट किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर 1952-53 में जो माध्यमिक शिक्षा आयोग आया था, मुदालियर आयोग, इसके बारे में। सबसे पहले तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग आया। ठीक है, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है 1948-49 में। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिशों के बाद वर्ष 1952-53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालियर आयोग गठित किया गया। ठीक है, इसका ईयर आप याद रखेंगे, नाम याद रखेंगे, और इसके जो चेयरमैन थे उनका नाम, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तत्कालीन मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझाव में वैकल्पिक शिक्षा के निम्नलिखित दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं। अब देखिए इन्होंने अपने कौन कौन से सुझाव दिए थे। सबसे पहले तो इस आयोग ने कहा कि छात्रों के व्यक्तित्व विकास से तात्पर्य, मतलब कि जो उनका इंडिविजुअल डेवलपमेंट है, उससे उनका मतलब था कि बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट भी हो, मानसिक रूप से भी हो, और सामाजिक विकास भी हो, उनका सांस्कृतिक विकास भी हो, नैतिक और चारित्रिक विकास भी हो। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट इन्होंने क्या कहा कि इस आयोग ने ये बोला कि पाठ्यक्रम निर्माण के लिए जब आप करिकुलम को डेवलप करेंगे तो उपयुक्त सिद्धांत बताएं। सबसे पहला तो इन्होंने ये कहा कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जो वास्तविकता पर आधारित हो, मतलब रियल लाइफ बेस्ड हो। फिर दूसरा एक्सटेंसिव हो, तीसरा फिर उपयोगी भी हो, यूज़फुल भी हो, और सह संबंध पर विकसित करने का सुझाव दिया। अब देखिए सह संबंध का क्या मतलब है। सह संबंध होता है कोरिलेशन। कोरिलेशन मतलब सपोज़ कीजिए कि एक टॉपिक मैंने एनवायरनमेंट में पढ़ा, वही सेम टॉपिक फिर मुझे टीचर ने वो जोड़ जोड़ के जो है कोरिलेट करके साइंस में भी पढ़ाया, तो ये होता है कोरिलेट करके पढ़ाना। ठीक है, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक को जोड़ के जो हम पढ़ाते हैं बच्चों को, तो इन्होंने कहा इस तरीके का पाठ्यक्रम हो कि हम बच्चों को कोरिलेट करके पढ़ा सकें, और उस पर विकसित करने का सुझाव दिया। और माध्यमिक स्तर को
पाठ्यक्रम में सह पाठ्यचर्या क्रियाओं को अनिवार्य करने का सुझाव दिया। अब देखिए सह पाठ्यचर्या क्या होती हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़, मतलब कि यही ना हो कि बस बुकिश लैंग्वेज आपको पढ़ाई जा रही है, उसके साथ साथ कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह भी आपके पाठ्यक्रम में या करिकुलम में ऐड की जाएँ। नेक्स्ट है फिर पाठ्यचर्या वास्तविक जीवन से संबंधित हो, जिसे पूरा करके छात्र समाज में सम्मानपूर्वक रह सकें। आयोग ने मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि अंग्रेजी माध्यम से भी शिक्षा दी जाए। ठीक है, मुदालिर आयोग ने, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या कहा इन्होंने कहा कि कई शिल्प, जैसे कि शिल्प होते हैं आपके सिलाई बुनाई, ठीक है, काष्ठ कला हो गया, और बागवानी, धातु का काम, कढ़ाई, मुद्रण, मॉडल बनाने का काम, इन सभी में से जो है किसी एक शिल्प को पढ़ाने की बात उन्होंने बोली। नेक्स्ट पॉइंट है फिर इस आयोग ने सुझाव दिया कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए केवल निबंधात्मक प्रश्न ना पूछे जाएं, बल्कि वस्तुनिष्ठ को भी शामिल किया जाए। ठीक है, सिर्फ यही ना हो कि आप बच्चों से थ्योरी लिखवा रहे हैं, तो इन्होंने बोला कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे उससे जिससे बच्चों में सोचने की शक्ति का विकास हो और वो जो है विचार कर सके, और इसके लिए उन्होंने बोला कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ही शामिल किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट जो है इनका सुझाव ये था कि अध्यापकों को भी प्रशिक्षित किया जाए, टीचर ट्रेनिंग अच्छे से हो। ये सभी सुझाव जो हैं वैकल्पिक शिक्षा के आयाम को कुछ हद तक पूरा करते हैं। अब देखिए ये बात हुई हमारी माध्यमिक शिक्षा आयोग की। इसके बाद आ जाता है फिर राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जो कि आया था 1964-66 में। ठीक है, नेशनल एजुकेशन कमीशन, जिसे हम कोठारी कमीशन भी बोलते हैं। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, शिक्षा के विषय में इनके क्या विचार थे। भारत सरकार ने शिक्षा के पुनर्गठन और देश भर के लिए समान शिक्षा नीति का निर्धारण करने के लिए 14 जुलाई 1964 को डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में 17 सदस्य, ये आप याद रखेंगे कितने सदस्य थे इसमें, 17। ठीक है, 17 सदस्य राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया, और इस आयोग के अध्यक्ष के नाम पर ही इसे कोठारी आयोग भी कहते हैं। इस आयोग ने अपना प्रतिवेदन का शुभारंभ ही इस वाक्य से किया था कि हमारे देश का जो भविष्य है उसका निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है। नेक्स्ट है फिर कोठारी आयोग को राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालय के शिक्षा संबंधी सुधार और विस्तार हेतु कार्य सौंपा गया था। ठीक है, जो भी कार्य अधूरे रह गए थे प्राथमिक, मतलब प्राइमरी, आपके सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी लेवल पर, वो सभी किसको दे दिए गए थे, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग को दे दिए गए थे। ठीक है, अब इन्होंने भी अपने कुछ सुझाव दिए थे शिक्षा को लेकर। देखिए क्या सुझाव थे। सबसे पहले तो ये कि जो पाठ्यचर्या का निर्माण है वो सह संबंध के आधार पर हो। ठीक है, सह संबंध मैं आपको बता ही चुकी हूँ, को रिलेट करके पढ़ाना। नेक्स्ट है फिर जो प्राथमिक शिक्षा के बाद पढ़ने की स्थिति में नहीं है, उसे प्राथमिक स्तर पर ही किसी हस्तकार्य में, मतलब उसको कोई ऐसा हैंडीक्राफ्ट सिखा दिया जाए जिन बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के बाद पूर्णकालिक उच्च प्राथमिक शिक्षा सुलभ न हो सके। मतलब जो बच्चे प्राइमरी एजुकेशन के बाद उससे आगे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एजुकेशन किसी रीज़न की वजह से, तो उसके लिए अल्पकालिक शिक्षा की व्यवस्था हो, मतलब शॉर्ट टर्म एजुकेशन हो, और वो ऐसी हो कि जिससे वो अपना कुछ लिवलीहुड कमा सके बच्चा आगे जाके। ठीक है, किसी पर डिपेंड ना हो वो। नेक्स्ट है फिर शिक्षण विधियों में सुधार किया जाए और विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाए। नेक्स्ट है फिर प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा हो वो मातृभाषा में हो। देखिए यहाँ पर कई जगह ना मिस्टेक है, तो आप इसको करेक्ट कर लेना भी। ठीक है, प्राथमिक स्तर को नहीं आएगा, प्राथमिक स्तर की आएगा। प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा हो वो मातृभाषा में हो। नेक्स्ट है फिर माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि निम्न माध्यमिक स्तर पर 20% छात्रों की और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 50% छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जा सके। एटलीस्ट इतना तो हो ही रेशियो, ये बोला इन्होंने। नेक्स्ट पॉइंट ये था कि बालिकाओं, जनजातियों और अछूत जातियों में माध्यमिक शिक्षा का प्रसार करने के लिए विशेष योजनाओं का निर्माण हो।
नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने कहा, प्रत्येक जिले में माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिए योजना तैयार की जाए, जिनको 10 साल की अवधि में पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया जाना चाहिए, कि वो 10 साल में जो है पूरी कर दी जाएं। तो ये सारे सुझाव दिए थे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 ने, ठीक है, शिक्षा को लेकर। नेक्स्ट देखते हैं फिर, वेट अ सेकेंड। नेक्स्ट आता है फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, ठीक है। कोठारी आयोग की सिफारिशों से उत्पन्न होने वाली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 है, 68 थी सॉरी, स्वतंत्र भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय प्रगति, उभयनिष्ठ नागरिकता और संस्कृति की भावना को प्रोत्साहित करना और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना। भारतीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में 17, ये 172 नहीं है, 17 है, ठीक है, 17 आधारभूत सिद्धांतों को स्थापित किया गया था और कहा गया कि भारत सरकार इन सिद्धांतों के अनुरूप देश में शिक्षा का विकास करेगी, ठीक है। ध्यान रखना बिल्कुल 17 सिद्धांत थे, ये 172 नहीं है। इसको मैं रुकिए ज़रा इरेज कर देती हूँ, वेट अ सेकेंड। ठीक है, इसको रहने देना, 172 नहीं है, 17 ही है, ठीक है। भारत सरकार द्वारा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में 17 आधारभूत सिद्धांतों को स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने शिक्षा के ऊपर किए जाने वाले व्यय को बढ़ाकर यथाशीघ्र राष्ट्रीय आय के 69% के बराबर लाने का प्रस्ताव किया था और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में सम्मिलित सिद्धांत संक्षेप में निम्नवत हैं। वेट अ सेकेंड। अब देखिए 1 बाय 1 करके देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने क्या क्या सुझाव दिया एजुकेशन के लिए। सबसे पहले तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। भारतीय संविधान की जो धारा 45 है उसके अनुरूप 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात इन्होंने कही। फिर सेकंड पॉइंट है अध्यापकों का स्तर, वेतन और शिक्षा। इन्होंने बोला कि अध्यापकों को स्वतंत्र अध्ययन करने, अनुसंधान संबंधी निबंध प्रकाशित करने, मतलब अगर उन्हें रिसर्च में जाना है, और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर लिखने या भाषण देने की शैक्षिक स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए। और शिक्षा की गुणवत्ता और राष्ट्रीय विकास में योगदान करने वाले कारकों में अध्यापकों के व्यक्तिगत चरित्र और गुणों और शैक्षिक योग्यता और उत्तरदायित्व को देखते हुए पर्याप्त और संतोषजनक होने चाहिए। कि मतलब जो वेतन हो अध्यापकों का वो इतना उनके लिए सुटेबल रहे कि वो अगर रिसर्च में जाना चाहते हैं तो वो उस काम को कर सकें। नेक्स्ट है फिर प्रतिभा की खोज। इन्होंने कहा कि प्रवीणता का विकास करने के लिए ये ज़रूरी है कि विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रतिभाएं हैं उनको छोटी उम्र में ही खोज के निकाला जाए और उसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। फोर्थ पॉइंट है फिर कार्य अनुभव और राष्ट्रीय सेवा। परस्पर सेवा और सहयोग के उपयुक्त कार्यक्रमों के द्वारा स्कूल और समुदाय को एक दूसरे के निकट लाना चाहिए। इन्होंने कहा कि जो कम्युनिटी और स्कूल को एक दूसरे के पास लाना चाहिए, जिसमें उनमें क्या हो सके, एक डेमोक्रेसी की भावना आ सके, ठीक है। और इन कार्यक्रमों में स्वावलंबन, चरित्र निर्माण और सामाजिक संकल्प की भावना के विकास पर भी जोर देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बोला विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान के बारे में। अनुसंधान होता है रिसर्च, ठीक है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास की गति को बढ़ाने के लिए विज्ञान की शिक्षा और रिसर्च को इन्होंने कहा कि इसको प्रायोरिटी पर रखा जाए और स्कूल व्यवस्था के अंत तक गणित और विज्ञान और सामान्य शिक्षा ये जो हैं अभिन्न अंग होने चाहिए शिक्षा के, ठीक है। फिर इन्होंने आगे बोला कृषि और उद्योगों के लिए शिक्षा। प्रत्येक राज्य में कम से कम एक कृषि विश्वविद्यालय होना चाहिए और अन्य विश्वविद्यालयों में भी अगर आवश्यक है
तो कृषि के लिए एक या अधिक पक्षों के अध्ययन के लिए एक सशक्त विभाग खोला जाए, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट हो। और तकनीकी शिक्षा के लिए भी इन्होंने कहा कि मतलब एक व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाए ताकि बच्चे जो हैं प्रैक्टिकली चीज़ों को करके समझ सकें, उसे सीख सकें। नेक्स्ट पॉइंट है फिर इन्होंने बोला भाषाओं का विकास, कि शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास के लिए आवश्यक भारतीय भाषाओं और साहित्य का उत्साह के साथ विकास करना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इन्होंने बोली थी, राज्य सरकारों को माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र भी अपनाना और लागू करना। अब देखिए त्रिभाषा सूत्र क्या था, ये हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा एक आधुनिक भारतीय भाषा जिसमें किसी दक्षिण भाषा को वरीयता दी जाए, ठीक है, और अहिंदी भाषी राज्यों में क्षेत्रीय भाषा अंग्रेजी भाषा के साथ हिंदी को रखना चाहिए। ये था 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, ठीक है। और फिर इन्होंने बात की कि शिक्षा के अवसरों का समानीकरण, कि शैक्षिक सुविधाओं के क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त किया जाना चाहिए। ग्रामीण और अन्य पिछड़े क्षेत्रों में भी जो शिक्षा की व्यवस्था हो वो बिल्कुल इक्वालिटी के तौर पर हो, कोई भेदभाव ना किया जाए। और लड़कियों की शिक्षा पर विशेष बल देने के लिए इन्होंने कहा, ठीक है। और इन्होंने एक चीज़ और कही कि सामाजिक समाकलन और राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए समान स्कूली पद्धति को अपनाया जाना चाहिए और पिछड़े वर्गों और विशेष रूप से विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधाओं का विकास करना चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने बोला 9th पॉइंट में शैक्षिक ढांचा, ठीक है, कि एजुकेशन स्ट्रक्चर कैसा हो, तो इसके लिए इन्होंने 10+2+3 वाले स्ट्रक्चर को कहा, ठीक है। नेक्स्ट है फिर खेलकूद, सामान्य और खेलकूद में जो बच्चे पारंगत हैं, जो अच्छे हैं, उनको खेलकूद के लिए भी मौका दिया जाए और उनको कंपटीशन बीट कराया जाए, ठीक है, वहाँ पर उसी तरह के टीचर अपॉइंट करा के। नेक्स्ट इन्होंने कहा अंशकालीन शिक्षा और पत्राचार पाठ्यक्रम के बारे में। अब देखिए ये क्या था, विश्वविद्यालय स्तर पर अंशकालीन शिक्षा और पत्राचार पाठ्यक्रम का बड़े पैमाने पर विकास किया जाना चाहिए। ये सुविधा माध्यमिक छात्रों, अध्यापकों, कृषि, औद्योगिक और अन्य कर्मियों के लिए भी विकसित की जानी चाहिए। फिर इन्होंने बोला आगे साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार किया जाए, कि राष्ट्रीय विकास की गति को तेज करने के लिए लोक निरक्षरता होती है जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको समाप्त करना आवश्यक है। और बड़े बड़े व्यावसायिक, औद्योगिक और अन्य संस्थानों के कर्मचारियों को यथाशीघ्र कार्यवाहक और साक्षर बनाया जाए, कि हम उनको ऐसा बना दें कि जिससे उसको जो है कोई भी बेरोजगार ना रहे। फिर इन्होंने आगे बात की पुस्तकों के उत्पादन के बारे में, प्रोत्साहन और पारिश्रमिक की उदार नीति के द्वारा श्रेष्ठतम लेखकों को आकर्षित करके पुस्तक की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। पुस्तक का मूल्य इतना कम होना चाहिए कि साधारण हैसियत वाला छात्र भी उन्हें खरीद सके, ठीक है। आगे इन्होंने बोला फिर विश्वविद्यालय शिक्षा के बारे में। इन्होंने कहा कि इन्हीं महाविद्यालयों, पुस्तकालयों और अन्य सुविधा और कर्मचारियों की संख्या को देखते हुए निश्चित की जानी चाहिए। नए विश्वविद्यालयों की स्थापना में पर्याप्त सावधानी की आवश्यकता है। आवश्यक धन उपलब्ध होने तथा शिक्षा मानकों को बनाए रखने में पर्याप्त व्यवस्था होने पर ही नए विश्वविद्यालय खोले जाने चाहिए। फिर इन्होंने आगे बात की परीक्षाओं के बारे में, ठीक है, एक पॉइंट छूट गया है यहाँ पर, 15 पॉइंट था। परीक्षाओं के बारे में इन्होंने बोला था कि परीक्षा सुधार का जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये हो कि परीक्षाओं की विश्वसनीयता और वैधता में सुधार किया जाए और मूल्यांकन जो इवैल्यूएशन प्रोसेस हो वो ऐसा हो कि कंटिन्यू हो, ठीक है। जैसे कि CCE है, आपने पढ़ा ही होगा, CCE कॉन्टीन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव वाला, ठीक है, और जिससे छात्रों को अपने उपलब्धि स्तर को उन्नत करने में सहायता मिले। मतलब कि ऐसा ना हो इवैल्यूएशन कि बस साल में एक ही बार पेपर हो रहे हैं और हम उसी बेस पर बच्चे को असेस कर रहे हैं, बल्कि टाइमली जो है उसको असेस किया जाए, तो इससे बच्चे को क्या होगा, अपनी परफॉर्मेंस सुधारने का भी मौका मिलेगा। फिर इन्होंने नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट में बोला माध्यमिक शिक्षा के बारे में। इन्होंने कहा कि जो माध्यमिक शिक्षा है उसकी सुविधाएं तेज़ी से उन क्षेत्रों और वर्गों को दी जानी चाहिए जहाँ तक ये सुविधाएं अभी नहीं हैं, और माध्यमिक स्तर पर तकनीकी
मतलब कि टेक्निकल, और वोकेशनल मतलब कि व्यावसायिक शिक्षा की सुविधा भी बढ़ाए जाने की बात इन्होंने की। और तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाएं जो हैं वो विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि कृषि, उद्योग, चिकित्सा, जन स्वास्थ्य, गृह प्रबंध, कला और शिल्प और सचिव प्रशिक्षण आदि में भी दी जानी चाहिए। ठीक है भाई, तो आज की हमारी यहाँ पर क्लास हो जाती है क्लोज़। ये जो जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, स्वतंत्र भारत में शिक्षा कैसे कैसे मतलब उसमें प्रोग्रेस हुई, पहले विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग आया, फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग आया, फिर राष्ट्रीय शिक्षा आयोग आया, फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। ठीक है, इनको आप बहुत ही अच्छे से रीड करेंगे, इनका ईयर याद रखेंगे और इनके प्रमुख उद्देश्य क्या थे वो याद रखेंगे और इनके सेकंड नेम ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, और ये जो जितने भी टॉपिक मैंने आज कराए हैं, नेक्स्ट वीडियो में इन सभी के MCQ और प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके मैं आऊँगी। ठीक है, तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके, एक भी वीडियो आप मिस ना करें। ठीक है, और अपने एंट्रेंस के लिए आप करते रहिए प्रिपेयर। ओके गाइज, हैव अ गुड डे, बाय बाय।